नमस्कार, मैं ताराचंद सैनी और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। आज मेरे साथ मौजूद हैं पंचायत समिति सदस्य प्रताप जी पूनिया, जो हमेशा युवा और किसानों की आवाज़ को लेकर आगे है। वो चलते रहे हैं। ऐसे ही कुछ नवलगढ़ में 3 आंदोलन हुए थे, उनके विषय में आज इनसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो है पहुँचे हैं। ऐसे 3 आंदोलन की अगर मैं बातचीत करूँ, चाहे नवलगढ़ में राजकीय कॉलेज की आंदोलन की बात हो, या बदराना बचाओ संघर्ष समिति की बात हो, या किसानों के लिए जो सीमेंट फैक्ट्री है उनके लिए आवाज़ उठाने की बात हो, और युवाओं की आवाज़ उठाने की बात हो। प्रताप जी, स्वागत आपका नवलगढ़ एक्सप्रेस के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवलगढ़ एक्सप्रेस इस चैनल को। आपने युवाओं के और किसानों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से रखा, उसके लिए किसानों की तरफ से और युवाओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप जी, बातचीत करें नवलगढ़ में ऐसे 3 आंदोलन जो यूं कहें कि किसानों और युवाओं के लिए जाने जाते हैं। एक आंदोलन था जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद कॉलेज में आते हैं, उनके लिए एक आंदोलन था जिनको बदौलत काफ़ी लंबा आपने संघर्ष किया युवाओं को लेकर, बदौलत रही कि नवलगढ़ में राजकीय कॉलेज आई। एक संघर्ष था जो 90 दिनों तक चला था, बदराना बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आपने आंदोलन किया था। अब लगातार आप सीमेंट फैक्ट्रियों में युवाओं और किसानों की आवाज़ें उठा रहे हैं, तो किस रूप में देखते हैं? पहले तो बात करते हैं मैं राजकीय महाविद्यालय से संघर्ष से लेकर बनने तक की बात, उस विषय में कुछ बताइए आप लोग। ये 2010 की बात है। उस दौरान हम कॉलेज में अध्ययनरत थे और 2010 में इस सरकारी महाविद्यालय की सोच पोदार कॉलेज में पढ़ते हुए हमारे दिमाग में आई। उस दौरान हमारा एक फ़ीस का मामला चल रहा था पोदार कॉलेज के अंदर, तो हमारी मुलाकात वहाँ के तत्कालीन डायरेक्टर से हुई थी। उस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसके कारण हमें ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं नवलगढ़ क्षेत्र में भी सरकारी महाविद्यालय होना चाहिए। उस दौरान हमने 2010 में सरकारी महाविद्यालय संघर्ष समिति के बैनर तले हमने वो मूवमेंट चालू किया और 2010 में उसका प्रारंभ किया। फिर हमने 2010 में एक प्रोग्राम किया, उसके बाद में हमने 2011 में प्रोग्राम किया। फिर हमने फाइनल प्रोग्राम हुआ था हमारा 25 फरवरी 2012 को, जो एसडीएम कार्यालय के सामने हुआ था। मतलब ये रहा कि लगभग 2 या 3 सालों तक कॉलेज के लिए संघर्ष चला। बिल्कुल 3 सालों तक हमने ये सभी युवाओं को एक साथ में लेकर ये संघर्ष किया था। और उस दौरान हमने तमाम नवलगढ़ की जितने दुकानदार हैं, जितने नवलगढ़ के नागरिक हैं, उनसे हमने एक मुख्यमंत्री के नाम से और राजस्थान सरकार के नाम से एक प्रपत्र बनवाया था। जिला कलेक्टर और एसडीएम महोदय के मार्फत उन लगभग 5 से 7 हज़ार प्रपत्रों को हमने राजस्थान सरकार को भिजवाया था कि नवलगढ़ में युवाओं की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या अधिकतम है और सरकारी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ सरकारी महाविद्यालय नहीं है। और उस सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जब 2012 में हमारा आंदोलन यहाँ तीव्र गति से चल रहा था, उस दौरान तत्कालीन सरकार ने युवाओं की आवाज़ को सुना और आज हमारे नवलगढ़ के अंदर सरकारी महाविद्यालय है। शायद ही वो उन युवाओं का संघर्ष था जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, और उनके बदौलत राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ में बनकर है वो तैयार हुआ। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वो संघर्ष था उसमें ऐसी आई कि चक्का जाम, रोड जाम या टावरों पे चढ़ने जैसे युवाओं के साथ आने का भी लंबा संघर्ष रहा होता है। क्या होता है कि हम किसी मूवमेंट को चलाते हैं, शुरुआती मूवमेंट 2010 और 11 में हमने काफ़ी ज्ञापन दिए, कलेक्टर को दिए, शिक्षा विभाग में दिए, राजस्थान सरकार तक पहुंचाए, लेकिन व्यवस्थाएं क्या बन गई थी कि लोग यहाँ सुनने के लिए, सरकार के जो वासिंदे वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं युवाओं को सजग होना पड़ा और अपनी लड़ाई के लिए यहाँ नवलगढ़ में चक्का जाम करना पड़ा। और तत्कालीन एसडीएम के सामने पुरजोर तरीके से युवाओं ने चक्का जाम करके और नवलगढ़ के तमाम युवाओं और हमारे सीनियर्स को साथ लेकर वो हमने आंदोलन लड़ा था। और उसके सभी नवलगढ़ की जितनी भी जनता है वो साक्षी है उस दौरान की। एक खुशी का माहौल था जब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ही कि युवाओं ने पटाखे बजा कर वहीं सूर्य मंडल के सामने रामदेवरा चौक में पटाखे बजा कर ये जश्न मनाया था कि विधानसभा में हमारा संघर्ष की जीत हुई, बदौलत हमें कॉलेज मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि किसी भी संघर्ष में अगर जब सफलता मिलती है तो सफलता से किन किन को फ़ायदा होता है, वो सारे लोग खुशी से वहाँ पटाखे भी जलाए उन लोगों ने। उसको एक व्यवहारिक तौर से हम माने तो पूरे नवलगढ़ के लिए, उस टाइम के युवाओं के लिए नहीं, आने वाले सभी युवाओं के लिए ये सरकारी महाविद्यालय एक वरदान साबित हुई है। तो ये था राजकीय महाविद्यालय के लिए किया गया आंदोलन, जिसके बदौलत आज कॉलेज भी है और संघर्ष की जीत भी हुई। एक आंदोलन जो लगभग 90 दिनों तक चला, कड़कड़ाती धूप में एसडीएम महोदय के कार्यालय के सामने ये आंदोलन चला था, जिससे बदराना बचाओ संघर्ष समिति का नाम है वो दिया गया। आपने अच्छी साझेदारी भी की, एक टीम के साथ काम करते हुए लगभग 90 दिनों से आंदोलन को संचालित किया। शायद उनकी जीत भी हुई और सरकार से जो जिस मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे थे, अंतिम समय जब मौका ये मिला कि सरकार जिस
वो जो कानून बनाया था उसके पीछे बेकूट भी आई। बदराना जोड़ जो एक नाम ही नहीं, पूरे शेखावटी में नहीं, राजस्थान में एक जाना पहचाना नाम है। बदराना जोड़ इसलिए फेमस हुआ था कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा पशु मेला लगता था, और पशु मेले के साथ साथ ये जो हमारी जो धरोहर थी वो एक सांस्कृतिक धरोहर थी जो किसानों के लिए और यहाँ के नवलगढ़ वासियों के लिए पूर्वकालीन से छोड़ी गई थी। अब क्या हुआ कि यहाँ जैसे जैसे ये अपना घूम चक्कर एरिया डेवलप हुआ तो यहाँ पर भूमाफियाओं की नज़र इस ज़मीन पे गिरी, और उन भूमाफियाओं ने जो कोरोना काल था 2020 का, उस दौरान उन्होंने यहाँ पर इनकी आंखें इस बहुत बड़ी ज़मीन पर गड़ गई, और इन्होंने यहाँ के राजनीतिक संरक्षण को लेते हुए, यहाँ के अधिकारियों को साथ में लेते हुए इस पर अपनी नज़र बनाकर इसको हड़पने का काम प्रारंभ किया। जब हम सभी को इस मामले से अवगत हुए हम सब, तब हम लोगों ने एक बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण किया, और तमाम हमारे साथियों ने मिलकर बैठकर इसकी लड़ाई स्टार्ट की। उसमें आपने जो संघर्ष समिति बनाई उसमें आरोप ये लगता है कि ऊपर की जो संघर्ष समिति बनी थी वो एक बीजेपी की संघर्ष समिति थी, ना कि बदराना बचाओ संघर्ष समिति थी। देखिए, आरोप लगाने चाहिए, लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ कि जब मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से मैं चुनाव जीत के पंचायत समिति सदस्य बनकर आया हूं, तो मुझे बताने की ज़रूरत कहाँ है कि मैं बीजेपी का हूं कि या किसी और पार्टी का हूं। और रही बात वो बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले की, इसलिए बनाया था कि तमाम जो भी नवलगढ़ के व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कितने ही संगठनों ने, लगभग 15 से 17 संगठनों ने हमें समर्थन दिया था वहाँ पर 90 दिनों पर आकर। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे मुद्दों में कभी पार्टी विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई करता है तो वो उसका व्यक्ति खुद का पर्सनल राय है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। प्रताप जी, ऐसी क्या कमियां रह गई थी कि वो जनता सीधे तौर पे आपके जो आंदोलन था उससे नहीं जुड़ पाई? क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ का आप शुरुआत करते हो तो वो जीरो से स्टार्ट होती है। आप देखना कि उस दौरान जून का महीना था, 1 जून को हम धरने पे बैठे थे 2022 के अंदर, तो उस जून के अंदर शायद नवलगढ़ में कोई अपने घर से बाहर 9 बजे के बाद में घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करता है। और उस दौरान मैं उन सभी, मेरे साथ में जो मेरे युवा थे, मेरे बड़े भाई थे, मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे, तमाम साथियों को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने उस कड़कड़ाती धूप के अंदर, उस लू के अंदर हमारा साथ दिया और इस संघर्ष समिति का साथ दिया। और आज आप बात कर रहे हो कि नवलगढ़ की जनता क्यों नहीं है, उसका एक कारण होता है कि आप जब लड़ाई लड़ते हो तो शुरुआत में आपके पास में कम ही लोग आपको सपोर्ट करेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, और जिस दिन सफलता मिल जाती है उस दिन लोगों का हुजूम अपने आप बन बैठता है। हाल ही के कुछ दिनों पहले एक पंचायत समिति में एक मीटिंग हुई जिसमें ये मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठाया गया। आपके भी कुछ वीडियो थे वायरल हुए, विधायक जी के भी कुछ वीडियो थे वायरल हुए। आखिरकार वो मामला क्या था? विधायक ने वहाँ एक स्क्रीन लगाकर जो प्रोजेक्ट बदराना में बनने था, किस तरह से बदराना को डेवलप किया जाना है, कौन सा हॉस्पिटल है वो बनना है, कितने बीघा में जो हॉस्पिटल है वो बनना है, साथ ही वहाँ पार्क बनना है, एक वहाँ शहीद के लिए कैंटीन बननी है, साथ ही कुछ ऐसे भी यूँ बातचीत करें जो बदराना की सांस्कृतिक धरोहर कह जाती है। एक बावड़ी यहाँ मौजूद है, उसको भी डेवलप करने जैसा कुछ बताया गया। उस विषय में आपने भी बड़ी जोरों शोरों से अपनी पंचायत समिति में बात रखी। ऐसा क्या मुद्दा था, वो किन मांगों को लेकर आप वो जो बयानबाजी चल रही थी उस विषय में कुछ बताइए। अभी वो नवलगढ़ की पंचायत समिति में हमारी साधारण सभा की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर विधायक महोदय स्वयं चल के आते हैं और हमारे सामने ये रखते हैं कि हम बदराना जोड़ के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। और उस दौरान मैंने ये भी कहा था कि हमें कोई इसकी सूचना नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे तरीके से, एक व्यवहारिक तरीके से इसमें वार्ता करना चाहते हो तो हम तैयार हैं। और इसी बात पे हमारी वार्ता स्टार्ट हुई थी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से और नवलगढ़ की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो एक सबसे बड़े पद पर, जो नवलगढ़ के विधायक पद पर बैठे हैं, वो किस तरीके से उस मीटिंग में भाषा का उपयोग कर रहे थे। शुरुआती भाषा उनकी अच्छी थी, लेकिन जिस तरीके से वो वाद विवाद में वो बातें फंसती गई, तो उनका एक जो बात करने का जो तरीका था वो मुझे नहीं लगा कि एक विधायक के पद का वो गरिमा रख रहे थे। एक हमारे सीनियर थे वहाँ, जयराम जी और निवास जी डूडी, जो शायद हो सकता है कि वो विधायक महोदय से भी बड़ी उम्र के व्यक्ति थे, लेकिन उनसे भी उनका बात करने का जो लहजा था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो राजनीति में वाद विवाद तो चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप के बाद और चलता रहता है। आप आरोप प्रत्यारोप कीजिए ना, लेकिन आप किसी के साथ में न्यूसेंस बातें नहीं कर सकते।
अगर मैं भी हूं तो मेरी भी एक दायरा है, एक सीमित है कि मुझे किस तरीके से अपनी बातों को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन वो उस दौरान वो उनका क्राइटेरिया है। लेकिन मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि जिस भी व्यक्ति कोई भी पद पे बैठा होता है तो उसकी एक गरिमा होती है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। उससे बाहर जाकर अगर वो कोई व्यक्ति काम करता है तो वो समाज के लिए भी गलत है और उस पद के लिए भी गलत है। और अब मैं बात करता हूँ बद्राना जोड़ पर। तो ये तो बात हुई इस पंचायत समिति में जो मीटिंग हुई थी। अब बात करते हैं कि बद्राना बचाओ संघर्ष समिति जो लगभग 90 दिनों तक धरना देती है, क्या उनकी प्रमुख मांगे थी, किन मांगों पर को लेकर वो धरना दे रही थी, और क्या वो जो लास्ट में ये डिसीजन आया कि वहाँ बद्राना जोड़ा में ये चीज़ बनाई जा रही है, बताइए प्रताप जी। बद्राना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति ने एसडीएम कार्यालय के सामने 90 दिन धरना दिया और उस दौरान नवलगढ़ प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी सो गया। मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहूँगा। पंचायत समिति में विधायक महोदय ने, पता नहीं वो उनके घड़ियाली आंसू थे या उनके वास्तव में वो आंसू आए थे, उन्होंने आंसुओं में एक भाषण दिया था कि ए कलेक्टर सुन ले, इस बद्राना जोड़ के मामले में संज्ञान लो। और उसके 2 दिन बाद में कलेक्टर सुनता है और संज्ञान लेता है और 19 तारीख को उस बद्राना जोड़ की सीमा ज्ञान होती है। तो आपके चैनल से मैं नवलगढ़ की जनता को ये कहना चाहूँगा कि 90 दिन अगर कोई धरना देता है उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक दिन कलेक्टर के सामने एक अपने भाषण में एक विधायक महोदय घोषणा करते हैं, उसके 2 दिन बाद में ही कलेक्टर सचेत हो जाता है। क्या 90 दिन उस दिन कोई कलेक्टर और यहाँ के एसडीएम सोए हुए थे? ये सवाल बनता है नवलगढ़ की जनता के सामने। अब मैं बात करता हूँ उस मामले की, बद्राना जोड़ की। बद्राना जोड़ संवत 2016 से 19 जोहड़ दर्ज रहा है और उसमें 3 प्रकार की किस्म बताई गई है। भूमि जो कृषि के योग नहीं है, भूमि जो चराई के योग नहीं है, तीसरी है झाड़ीदार वन। और ये 946 खसरा था तत्कालीन उस समय का, और आज के दिन ये 275 है खसरा नंबर मौजूदा। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि जमाबंदी में जब ये चीज़ें जोहड़ दर्ज थी तो किस ग्रामीण आदेश के, मतलब किस न्यायालय के आदेश के आधार पर या किस कलेक्टर के आदेश के आधार पर ये ज़मीन निजी खातेदारी में गई? क्योंकि रेवेन्यू का मालिक कौन होता है? या तो तहसीलदार होता है या वहाँ के कलेक्टर महोदय होते हैं। तो उन दोनों की बिना कोई अनुपस्थिति के अंदर आपने बिना मोटिशन मतलब नामांतरण किए हुए इसको किस तरीके से निजी खातेदारी में दर्ज कराई? ये हमारा सवाल उस पंचायत समिति की मीटिंग में भी था, जिसका किसी भी प्रकार से वहाँ के अधिकारियों और विधायक महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं बात करना चाहूँगा यहाँ की गिरदावरी की रिपोर्ट। गिरदावरी की रिपोर्ट में संवत 2012 में ये गोचर भूमि दर्ज रही है, संवत 2016 में जोहड़ दर्ज रही है, 17 में जोहड़, 18, 19 और 20 लगातार जोहड़ दर्ज रही है, और 2021 में गोचर दर्ज रही है, और 2022 में पुनः ये गोचर दर्ज रही है। तो सवाल ये बनता है कि जब गिरदावरी होती है, वहाँ का गिरदावर उस ज़मीन में जाता है और वहाँ की स्थिति की मौका स्थिति को देख के वो गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करता है। क्या उस दौरान के गिरदावर ने ये 8-9 साल की गिरदावरियाँ गलत बना दी थी? क्या सारे के सारे ही गिरदावर उस टाइम के गलत थे क्या? विषय ये बनता है कि उस दौरान जिस गिरदावर ने ये रिपोर्ट दी है उसके आधार पर यहाँ के तहसीलदार पार्टी बनते। कहाँ पार्टी बनते? इस ज़मीन के लिए, राज हक में इस ज़मीन को लाने के लिए, क्योंकि ये जोहड़ में दर्ज थी। लेकिन उन्होंने अपना काम पूरे तरीके से नहीं किया। इसमें मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि जैसे अपने पौधार पवेलियन है, पौधार पवेलियन को वो जोहड़ में दर्ज दिखा रही है, तो इन्होंने क्या किया कि मौजूदा तहसीलदार ने उसके खिलाफ जयपुर के अंदर राज हक में लेने के लिए 91 की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। तो क्या बद्राना जोड़ के लिए 91 की कार्रवाई नहीं कर सकते क्या यहाँ के तहसीलदार? किसके दबाव में यहाँ के तहसीलदार काम कर रहे हैं, किसके दबाव में यहाँ का कलेक्टर काम कर रहा है? ये नवलगढ़ की जनता को समझने का विषय है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे विधायक महोदय क्या कह रहे हैं कि मुझे तो 50 बीघा ज़मीन से मतलब है, और बद्राना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति ये कह रहे कि ये पूरी की पूरी ज़मीन राज हक में ली जाए, राजस्थान सरकार और नगर पालिका के नाम से की जाए। तो यहाँ नवलगढ़ की जनता को समझने का विषय ये है कि हम तो पूरी ज़मीन ही नगर पालिका को करवाना चाहते हैं। इसका एक तत्कालीन उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2019 में राजस्थान हाई कोर्ट में नवलगढ़ नगर पालिका ने अपनी एक रिट पिटीशन दायर की थी, जिसके 1169/2019
उसके नंबर हैं, उसको दायर कर दिया। उस दौरान के ईओ साहब और चेयरमैन साहब अलग थे, और 2021 में ऐसी क्या कारण हो गए कि उन्होंने वो जो नगर पालिका ने जो याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, उसको वापस पीछे हटा लिया, उसको विड्रॉल कर लिया। किसने एडजस्टमेंट किया है इस इतनी बड़ी ज़मीन के लिए? किन व्यक्तियों ने एडजस्टमेंट किया, किन व्यक्तियों ने यहाँ पर इस ज़मीन को बेचने का काम किया, दलाली का काम किया? ये नवलगढ़ की जनता को समझ। तो विधायक जी तो ये कहते हैं कि हमें झूठे ही बदनाम किया जा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है और हमारा ये संघर्ष है कि बदराना में एक आलीशान सरकारी हॉस्पिटल बनाया जाए, एक पार्क डेवलप किया जाए, और साथ ही बदराना जो है वहाँ पर कुछ अन्य भी चीज़ें है डेवलप किया जाए। इसके विषय में पंचायत समिति में जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ दृश्य भी दिखाए गए थे। तो क्या बदराना बचाओ संघर्ष समिति जो बदराना में चीज़ें बन रही है उनका विरोध करती है क्या? अभी आप सवाल ये कर रहे हो कि न बदराना जोड़ में हॉस्पिटल बनता है तो आप विरोध कर रहे हो। यही मैंने सवाल विधायक महोदय से भी किया था पंचायत समिति की मीटिंग में कि जब ढूंढलोद की मीटिंग ने जब सरकार ने अपने ये जो फैसला था ये विड्रॉल किया था, तो उन्होंने ढूंढलोद की मीटिंग में ये कहा कि ये लोग बदराना जोड़ के लोग स्टे लेके आ गए हैं हॉस्पिटल पे। मैं आपकी मीडिया से, आपके चैनल से नवलगढ़ की जनता को ये आह्वान करना चाहूँगा कि बदराना जोड़ संघर्ष समिति द्वारा नवलगढ़ के किसी भी हॉस्पिटल पे कोई स्टे नहीं ले रखा है। और वो बात करते हैं हॉस्पिटल बनाने की, उनको शर्म आनी चाहिए कि 2020 से लेकर आज कितनी 3 साल की बातें हो गई इस आंदोलन, इस मूवमेंट को चलते हुए, आपने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया? जब वहाँ मौजूदा आज के दिन ट्रस्ट के नाम से ज़मीन दर्ज है और ट्रस्टी ही पैसा दे रहे हैं। खिरोड़ की सभा में उन्होंने इस बार पंचायत समिति ट्रस्ट ने कहा कि हम हॉस्पिटल भी बनाकर देंगे, साथ ही कुछ और भी चीज़ें बनाकर देंगे। हाँ, नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब खिरोड़ की सभा में वो क्या बोल रहे हैं कि ट्रस्टी 50 बीघा ज़मीन दे रहा है और 17 करोड़ रुपए दे रहा है, तो फिर हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नवलगढ़ की जनता को गुमराह किया जा रहा है? सर, केवल भाषणों में कहना और उसको धरातल पर उतारने में अंतर होता है। अगर वो हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो बनाइए, नहीं किसने मना किया है? क्योंकि आज कब्जा भी आप तारबंदी किसने कर रखी है? ट्रस्टियों ने कर रखी है, भूमाफियाओं ने कर रखी है। आज उसमें सरसों की खेती किसने कर रखी है? ट्रस्टियों ने कर रखी है और भूमाफियाओं ने कर रखी है। तो इनको संरक्षण कौन दे रहा है? यहाँ की नवलगढ़ की राजनीति दे रही है। और मैं तो सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये क्लियर कर रहा हूँ कि नवलगढ़ के विधायक ने उनको संरक्षण दे रखा है इस मामले के अंदर। वरना ये कौन है इस पे तारबंदी कर सकते हैं? मैं अभी थोड़ी देर में आपको इसका फैसला भी सुनाऊंगा, नवलगढ़ की जनता के सामने इस फैसले को भी रखूंगा। अब मैं बात करता हूँ आपको खिरोड़ के भाषण की। आपने कहा कि खिरोड़ के भाषण में उन्होंने कहा कि मुझ पे आरोप लगाते हैं। आरोप थोड़ी है ये तो हम तो सिद्ध कर रहे हैं आप पर। आरोप तो वो होते हैं जिनके कोई हाथ पैर नहीं होते, निराधार बात करते हैं। हम तो पॉइंटों पे बात कर रहे हैं आपसे। अब मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, खिरोड़ की मीटिंग में उन्होंने क्या कहा कि ट्रस्टियों को गाली दे रहे हैं। अब आप भी वहाँ मौजूद थे, किसी ने ट्रस्टी को गाली दी क्या? आप खिरोड़ के भाषण को सुनिए, क्या है कि उन पर एनालिसिस कीजिए। वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट ने तो आरोप लगाए हैं आपके ऊपर कि आपने जो यहाँ मेला लगाने के लिए अनुमति ली थी उसमें किसी प्रकार का हिसाब नहीं दिया। किस ट्रस्ट ने आरोप लगाए हैं? किस ट्रस्ट ने आरोप लगाए? एक व्यक्ति को यहाँ लाकर आपने बिठा दिया, वो ट्रस्टी हो गया क्या? अभी मैं बताता हूँ आपको ट्रस्टी कौन है, ट्रस्टी कौन है। ट्रस्ट का भी पटाख से खुलेगा आने वाले समय में। मैं नवलगढ़ की तमाम मीडिया के इस मीडिया के सामने मैं नवलगढ़ की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि आने वाले समय में इस चीज़ का भी पटाख से होगा। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम मुद्दों पे लड़ना जानते हैं और पॉइंटों पे लड़ते हैं, तरीके से लड़ते हैं। हमारा स्वार्थ कहीं मौजूद नहीं रहता है। आरोप वो लगाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी उन्होंने ये कह दिया खिरोड़ की मीटिंग में कि ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, ट्रस्टी को गाली दे रहे हैं। तो ये कौन से समय की बात है? इतना बड़ा व्यक्ति 100% झूठ को भी मीठे तरीके से, साफ तरीके से पेश कर देता है। उसका नाम है हमारे नवलगढ़ का विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा। ये तो बात हुई जो आरोप प्रत्यारोप की। एक बातचीत और जो पंचायत समिति मीटिंग के दौरान एक मुद्दा छिड़ा था, जो बदराना पशु मेला है, कि आपकी ये जो बदराना ये बचाओ संघर्ष समिति, ये देखिए पशु मेला है, वो सांस्कृतिक धरोहर थी। तो उन्होंने एक मुद्दा भी उठाया था कि बिरोल में ये मेला भरवाइए, ऊँट मेला, या टोटपुरा में मेला भरवाइए, एक जगह और है वहाँ मेला भर रही है। तो क्या दिक्कत है क्या बदराना बचाओ संघर्ष समिति को कि अन्य जगह कहीं मेला भरे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये लोग आने वाले समय में ये कहेंगे कि रामदेव जी का मेला अपने को नवलगढ़ में नहीं भरवाना है, झुंझुनू में भरवाना है। तो आप सब तैयार रहोगे क्या आने वाले समय में? ये चीज़ तो नवलगढ़ की जनता तय करेगी। यहाँ तो यही तो नवलगढ़ की जनता तय करेगी कि ये मेला बदराना जोड़ में बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ये जो नेता लोग जो अपने भाषणों में दे के चले जाते हैं, उनको कहाँ अधिकार है कि ये मेला यहाँ नहीं बढ़ना चाहिए? क्या यहाँ से
पहले की जो सरकार में एमएलए थे, अधिकारी थे, मंत्री थे, क्या वो उस समय के गलत अधिकारी बने हुए थे कि बंदराना जोड़ में ये 70 साल से 100 साल से जो मेला लगता आ रहा है, पहले नगर पालिका ने यहाँ पे मेला टेंडर करके लगवाया, उसके बाद में पंचायत समिति, उससे पहले पंचायत समिति लगवा रही थी। तो क्या ये लोग, इतने लोग थे, वो सब पागल थे क्या उस दौरान के? मतलब कहना क्या चाहते हैं नवलगढ़ की जनता? यही तो समझना चाह रही है कि ये अपने आप में कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं एक चीज़ और बातचीत करूँ, बदराना बचाओ संघर्ष समिति का ये बयान था कि यहाँ पर जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको तहस नहस है वो किया जा रहा था। लेकिन अगर पंचायत समिति की बातचीत करें तो वहाँ एक बावड़ी मौजूद है, एक मंदिर मौजूद है, उसको डेवलप करने जैसा भी कुछ दिखाया गया था। आपका था कि बदराना बचाओ संघर्ष समिति को उसको क्षति की पूर्ति किया जा रहा है, और आप उन्होंने जो विधायक जी ने दिखाया कि उसको दोबारा डेवलप किया जा रहा है। देखिए, जो बावड़ी थी, मैंने मेरी फेसबुक लाइव पे आके भी नवलगढ़ की जनता के सामने उस चीज़ को रखा था कि जिस समय वो बावड़ी तोड़ी गई थी, वो तोड़ी भी गई थी। आज भी वो वीडियो मेरे फेसबुक लाइव पे पड़ा है। फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो बावड़ी तोड़ी गई थी। अब इससे हम क्या, कोई हम हनुमान जी तो है नहीं कि अपना सीना फाड़ के दिखाएंगे। पहले से तो अब ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है शायद, मेरे हिसाब से। नहीं, कहाँ किया जा रहा है? भाषण ये दिखाया गया पंचायत समिति, ये तो दिखाने को। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पंचायत समिति की मीटिंग में हमारे विधायक महोदय ने जो एलईडी पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे नवलगढ़ की जनता को, ऐसा ही सपना उन्होंने 1-1.5 साल पहले नवलगढ़ की जनता को नगर पालिका में दिखाया था। नगर पालिका में हेरिटेज वॉक को लेकर एक सपना दिखाया था, और उस सपने में उस दौरान तत्कालीन विधायक ने, हमारे विधायक महोदय ने 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति कहाँ से दिलवाई थी? राजस्थान सरकार से 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति अपने बजट घोषणा में दिलवाई थी। और उसमें कहा गया था कि 4 गेट बनेंगे, और अपने जो कृषि मंडी से लेकर रामदेवरा तक ये, और एक पूरे बाजार के अंदर ये क्या बनेगा, एक पर्यटन वॉक बनेगा। लेकिन कहाँ गया वो हेरिटेज वॉक? कहाँ गई वो बातें? और कहाँ गए वो 35 करोड़ रुपए जो नवलगढ़ की जनता को बजट घोषणा में मिले थे? ये ऐसे बातें दिखाने, टीवी पे दिखा दिया, एलईडी पे दिखा दिया, तो इनसे क्या विकास हो गया क्या? आपने जो वादे किए थे पहले, उनको तो पूरा नहीं किया, और आप नए सपने लेकर आ गए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हमारे विधायक महोदय सपने बेचने में माहिर हैं, लेकिन हम भी उनके सपनों को ख़त्म करने में माहिर हैं। आने वाले समय में एक एक पॉइंट्स पे ख़त्म करेंगे इस बात को। ये तो बात हुई बदराना की। एक बदराना बचाओ संघर्ष समिति जो लगातार 90 दिनों तक धरना करती है, ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि इसके बाद में 90 दिन बाद में ये आपको ये जो धरना था वो विड्रॉ करना पड़ा? ये क्या था कि अब नवलगढ़ की जनता को इस विषय पे समझना चाहिए कि ये जो ज़मीन है ये मास्टर प्लान के अंदर आरक्षित हो गई 2012 के अंदर। और ये विधायक महोदय कई बार ये बात बोलते हैं कि बेच के चले जाएंगे, तो ये बेच के नहीं जा सकते अब, क्योंकि ये मास्टर प्लान में दर्ज हो गई। मास्टर प्लान में दर्ज होने के बाद में ये ज़मीन के लिए इन्होंने, नगर पालिका ने भी 2019 में हाईकोर्ट में रिट लगाई। हालांकि उन्होंने अब एडजस्टमेंट की राजनीति करते हुए उस रिट को हटा लिया। लेकिन जब ये मामला इन्होंने 90A, ये दान नहीं कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं 50 बीघा दान कर रहे हैं, ये दान नहीं कर रहे हैं, टाउनशिप पॉलिसी है। टाउनशिप पॉलिसी के अंतर्गत आप अपनी ज़मीन को अगर सरकार के हैंड ओवर करते हो तो 40% ज़मीन पे आपको डेवलपमेंट करके देना होता है, और 60% के आपको पट्टे जारी करके सरकार देगी। तो ये काम इन्होंने बदराना जोड़ की ज़मीन में किया, और ये फाइल यहाँ से स्वायत्त शासन विभाग में जाती है। स्वायत्त शासन विभाग में जब ये फाइल जाती है, हमें जब पता चलता है तो हम तमाम पदाधिकारी वहाँ पर जाकर इस चीज़ का विरोध करते हैं। लिखित में वहाँ पे सारी सूचनाएं वहाँ के अधिकारियों को अवगत कराते हैं, और जब इस पे संज्ञान लिया जाता है तो सरकार इस मामले पर, जब ऐसी जो मामले हैं उस पर बैकफुट पे जाती है, और जो नियम बना था, जो टाउनशिप पॉलिसी में जो संशोधन डाले गए थे, उसको सरकार द्वारा हटा लिए जाते हैं, जिसके कारण ये जो प्रोजेक्ट था वो अपने आप बंद हो गया। तो ये थी कानूनी कार्रवाई की बात। अब बातचीत करते हैं भविष्य की। अगर वर्तमान दृष्टि से इस मेले को देखा जाए तो कहाँ तक आप सफल मानते हैं? क्योंकि एक बयान था जिसमें कहा गया क्या 5 दिन की सुविधाओं के लिए जो साल भर की सुविधाएं होती है उनको त्याग दिया जाए। इसका कहने का मतलब ये था कि अगर बदराना में 5 दिन का मेला भरता है तो उसके बदले अगर 1 साल की सुविधाएं मिलती हैं, तो कहाँ गलत हो रहा है ये सब? हाँ बिल्कुल। क्या है कि हमारे जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है, उस मीटिंग के अंदर हमारे विधायक महोदय, प्रधान महोदय और भी 1-2 जने थे, वो कहते हैं कि अभी तो पशुओं की संख्या कम हो गई है, ऊँटों की संख्या कम हो गई है। एक तरफ तो इनकी सरकार, राजस्थान सरकार, एक तरफ तो ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दे रही है, एक तरफ
उष्ट विकास परियोजना चला रही है, जिसमें ऊँटों की संख्या बढ़ाने के लिए बजट दिया जा रहा है। आपके हिसाब से यह कहाँ है कि 5 दिन की सुविधाओं के लिए 365 दिन को मिलने वाली सुविधाएं, तो आपको कौन सी शायद तो बेटर? मैं मेरी पूरी बात रख रहा हूँ आपके सामने। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री महोदय इस योजना को अपनी सरकार में पशुपालन विभाग को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यटन विभाग को बढ़ावा दे रहे हैं, और यहाँ उनके ही कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, प्रधान हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या इतना बड़ा महकमा जो जयपुर में बैठ के इतनी बड़ी योजनाएं चला रहे हैं वो पागल हैं क्या? क्या नवलगढ़ में ही समझदारों की व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो गई है? लेकिन वो इस मामले को इस तरीके से दिखाकर क्या कोई चीज़ें कम हो जाने से फिर तो आपके हिसाब से पशुपालन विभाग को बंद कर देना चाहिए, फिर तो आपको पर्यटन विभाग को बंद कर देना चाहिए। यहाँ चारों तरफ पूरी की पूरी बिल्डिंगें बननी चाहिए। हमें पेड़ पौधों की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, हमें पशुओं की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? फिर सारी बिल्डिंगें बना लीजिए। यहाँ किसने कहा विकास का काम करने से मना करने से? हम विकास के खिलाफ नहीं है, विकास कीजिए, लेकिन विकास आप धरातल पे कीजिए। विकास के नाम पर जो आप बदाना जोड़ की ज़मीन को बेचना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा आज भी आंदोलन है और आगे भी रहेगा। आपने जो 60% पट्टे के लिए जो आवेदन किया है उसको हम निरस्त कराने में लगे हुए हैं। क्या आपने निरस्त किया? आप विधायक महोदय से सवाल कीजिए कि आप 50 बीघा में हॉस्पिटल बनाइए, किसने मना किया है? पैसे जब ट्रस्टी दे रहा है तो दिक्कत कहाँ है? लेकिन ट्रस्टी भी पैसे नहीं दे रहा है। ये सारा खेल है बेचने का। नवलगढ़ की जनता को समझना होगा कि ये बेच के मात्र 2-3 करोड़ रुपए लगाकर बाकी के 250 से 300 करोड़ रुपए यहाँ कमाना चाह रहे हैं। मैं आपके चैनल से विधायक महोदय से ये पूछना चाहूँगा कि सन 2013 में बदरना पशु मेला लगा था और नगर पालिका ने वो बदरना पशु मेला लगवाया था, और उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? खुद स्वयं विधायक महोदय थे। तो फिर ये 2013 में मेला किसने लगवाया? ये हिसाब विधायक महोदय नवलगढ़ की जनता को देंगे क्या? क्योंकि आप ये बार बार ये आरोप लगाने वाली बात आती है, तब मैं ये बोल रहा हूँ कि 2013 में नगर पालिका ने टेंडर करके मेला लगवाया और वो चीफ गेस्ट वहाँ गए थे। रईसा बानो चेयरमैन थी और रणजीत गोदारा उस दौरान के वहाँ के ईओ थे, वो सब उस प्रोग्राम में मौजूद थे। तो फिर वो मेला किसने लगवाया था? आप जब किसी पे आरोप लगाते हो तो पहले स्वयं देखिए कि हम कहाँ हैं। हमने तो मेला लगाया था, हमने तो नगर पालिका से टेंडर लेके 2015 में मेला लगाया था। नगर पालिका, ये जो आप पे आरोप ये लगते हैं कि ट्रस्ट के द्वारा लगाए गए थे, कि आपने जो जिस तरीके से खर्च किया था उसमें आमदनी ज़्यादा हुई थी, आपको कहीं ना कहीं जो आपने हिसाब था वो नहीं दिया था। वो क्या है कि कौन मांग रहा है मुझसे हिसाब? नगर पालिका से जब मैंने टेंडर लिया है तो 9,27,000 रुपये मैंने नगर पालिका में जमा कराए। और आप जो 2015 की जो केस मेमो है, केस जिसमें जमा होता है जिस रसीद के अंदर, वो केस मेमो चेक कीजिए। अब रही बात यहाँ विधायक महोदय की हमसे आपत्ति क्या होती है? उनको हमसे आपत्ति ये हुई कि हमने उनको किसी भी प्रोग्राम में मुख्य अतिथि नहीं बनाया। तो ये उनकी निजी प्रॉब्लम है, ये जनता की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इन निजी बातों पे वो न जाएं और जो मुद्दा है, जो जनहित का मामला है, उस पे काम करें, वो अच्छा रहेगा। और गांव को पागल बना रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। विकास की आप जिसकी बात कर रहे हो, जिस नवलगढ़ के जिला अस्पताल को यहाँ लाने की बात कर रहे हो, शायद इसी हॉस्पिटल की बात हो रही है, जिला अस्पताल की। मैं नवलगढ़ विधानसभा के तमाम श्रोतागण से ये निवेदन करना चाहूँगा कि 2021 में हमारा पहले ये हॉस्पिटल जो बना हुआ है वो सैटेलाइट हॉस्पिटल था। उसको 2021 में की जो बजट घोषणा हुई थी उसके अंदर क्या किया गया? उप जिला अस्पताल घोषित किया 2021 के अंदर, और 2022 में उसको जिला अस्पताल घोषित कर दिया। मतलब आपने क्या किया? कागजों में नाम बढ़ाते गए, कभी उप जिला अस्पताल, कागजों में नाम यूं की बात की सीटें भी लगातार बढ़ती है। हाँ, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। आप सीटें बढ़ा रहे हो, आप मात्र 50 सीटें बढ़ाकर एक बड़ी बिल्डिंग का सपना देख रहे हो। कितनी सीटें बढ़ाएं आपने? आपका जिला अस्पताल में कर्मोन्नत हुआ उप जिला अस्पताल से, तो कितनी सीटें बढ़ी हैं? 50 सीटें बढ़ी हैं। और एक 50 सीटों के लिए आप 50 बीघा में इतना बड़ा हॉस्पिटल चाहते हो? फिर तो अपने मेरे हिसाब से राजस्थान का जो SMS हॉस्पिटल है वो तो क्या पता पूरे जयपुर में 8-10 बनाने पड़ जाते। लेकिन तो जब इस विषय में हम सुरेश जी भास्कर जो PM हो उनसे बातचीत करें, उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो हॉस्पिटल के लिए जगह भी कम है और रूम भी कम है। अब वो किन के अधिकारी हैं? वो उस सरकार की बॉडी है। देखो, पंचायत समिति की मीटिंग होती है, पंचायत समिति की मीटिंग के अंदर तमाम डॉक्टर्स को बुलाया जाता है इस बात को सिद्ध करने के लिए। कहाँ मुद्दा तो हॉस्पिटल से जुड़ा है ना। कहाँ जरूरत पड़ गई?
कहाँ ज़रूरत पड़ गई कि वहाँ हॉस्पिटल के मतलब जो डॉक्टर्स आके ये बताएं कि ये हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इतनी इसमें ज़मीन पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या इंजीनियर है? वो ये बताएं कि हमारे हॉस्पिटल में कमी किस में है, कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कितने जो मशीनरी है उनकी ज़रूरत है, वो बताएं ना। वो ज़मीन का निर्धारण कोई चीफ इंजीनियर थोड़ी है। लेकिन यहाँ भी क्या हो गया कि जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हो गए, सब एक लय के अंदर चल पड़े, उनको बस अपने काम से मतलब है। जो ये यहाँ पर पंचायत समिति में जो डॉक्टर्स आए थे, अभी उनकी क्लिनिक की बात करते हैं अपन, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने क्लिनिक। वो तो उनका प्राइवेट मुद्दा है। कैसे? जब आप सरकारी ड्यूटी में काम कर रहे हो उस दौरान आपका क्लिनिक चलता है, उस पर तो वो विधायक महोदय उनको आड़े आते नहीं लेते, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं उनसे बेनिफिट है, कहीं ना कोई दलाली जाती होगी, इसलिए वो चुप बैठे। वरना इन डॉक्टरों की जांच करवानी चाहिए जो यहाँ पंचायत समिति में आके ये बात कर रहे हैं कि ये 50 बीघा में ये हॉस्पिटल होना चाहिए। अरे तो वो जो हॉस्पिटल है उसकी सुविधा तो आप देख लीजिए, वहाँ के टॉयलेट की सफाई नहीं हो पा रही है। आपके मीडिया के द्वारा ही कई बार मैंने देखा है। तो आप किन को आप अधिकृत कर रहे हो? क्या वो लोग अधिकृत हैं इस चीज़ के लिए, ये बातें करने के लिए पंचायत समिति में? लेकिन यहाँ क्या हो गया है कि विधायक महोदय ने कोई भी छोटी मोटी मीटिंग करते हैं, सारे अधिकारियों को बुला लेते हैं जिनमें कोई मतलब ही नहीं है, सबको इकट्ठा करके अपनी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। ये तो बात हुई विधायक जी ने जो बताई, उनके द्वारा तो बताई। ये बात है भविष्य में अगर ये हॉस्पिटल बनकर तैयार भी होता है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, तो इसको किस रूप में देखते हैं? हाँ, हॉस्पिटल बनना चाहिए। हॉस्पिटल बनने में कहाँ दिक्कत है? किसने मना किया हॉस्पिटल बन? और मैं तो ये कहता हूँ कल ही इसकी नींव रखी जाए। भाई जब 17 करोड़ रुपए दे रहा है ट्रस्टी और ज़मीन 50 बीघा ज़मीन दे रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि विधायक महोदय की माला पहनाकर करूँगा, लेकिन वो कल नींव तो रखे, स्टार्ट तो करे उस हॉस्पिटल को। केवल भाषणों में स्टार्ट, 12 महीने तक, ये चुनाव तक क्या भाषण ही चलेंगे? क्या मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ? मैं हॉस्पिटल बना दो ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन हॉस्पिटल बनाओ आप। और हॉस्पिटल आपसे नहीं बनता है तो मैं आपको एक राय देना चाहूँगा युवाओं की तरफ से। आप काफ़ी बार ये कहते हो कि युवाओं के लिए मैं स्टेडियम बनाना चाहता हूँ, तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा बद्राना जोड़ की जो मास्टर प्लान में जो जगह है वो खेल स्टेडियम के लिए भी आरक्षित है। ये 3 चीज़ों के लिए आरक्षित है: बाग, बगीचा, खुला क्षेत्र और खेल स्टेडियम। इन तीनों चीज़ों के अंदर राजस्थान सरकार इस चीज़ को काम में ले सकती है, तो वो स्टेडियम बना देना। एक काम एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अगर वो पूरी ज़मीन में वो स्टेडियम बना देते हैं तो वो युवाओं के लिए, यहाँ नवलगढ़ वासियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, क्या पूरी जगह स्टेडियम बनता है तो वो बद्राना पशु मेला भर पाएगा? हाँ, ये आपकी तो प्रमुख मांगों में शामिल था। तो मैंने क्या कहा, एक पंथ दो काज, स्टेडियम बना दीजिए। और जब किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए मेले का समय आएगा तो 10 दिन उसमें यूज कर लिया जाएगा वो स्टेडियम। एक पंथ दो काज की बात मैंने इसीलिए की है कि आप ये कह रहे हो कि 365 दिन में से 10 दिन किस में काम में लीजिए, आप पशुपालकों के लिए पशु मेले में काम में लीजिए, और बाकी के दिन में आप युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए काम में लीजिए। इससे बड़ा मैं आपको क्या सुझाव दे सकता हूँ? लेकिन इसमें ये काम करने से इन भूमाफियाओं को और इन राजनीतिक संरक्षण नेताओं को पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसमें तो पैसे लगाने पड़ेंगे, इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ये थी राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है। लोग अपने मुद्दे भी रखते हैं और जायज़ सी बात रहती है, जो विरोधियाँ यूँ कई पार्टियाँ होती है वो अपनी बात जोरों शोरों से रखती है। यही रहा कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का सहारा भी लिया और ये लड़ाई भी लड़ी। तो कानूनी प्रक्रिया को किस रूप में देखते हैं कि वो लगभग 3 से 4 साल आपने इन्हें कानूनी प्रक्रिया में ये चलता रहा है बद्राना जोड़ा? ये कानूनी प्रक्रिया में अभी हाई कोर्ट में और देवस्थान विभाग में ये मामला चल रहा है, इनकी तारीखें पड़ रही हैं, और जो भी हाई कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो तो सर्वोपरि होता है और हम उसको मानेंगे भी। लेकिन यहाँ हमारा विषय ये बनता है कि हम किसी व्यक्ति को जब किसी पद के लिए चुनकर भेजते हैं तो वो व्यक्ति नवलगढ़ की जनता के लिए काम करे, न कि किसी व्यक्ति विशेष के काम करे। आज विधायक महोदय यहाँ कलेक्टर को और तहसीलदार को इस मामले में आज भी अगर पार्टी बनाते हैं और राज हक में लेने की कार्रवाई करते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं 2 से 3 महीने में ये संपूर्ण ज़मीन राज हक में आ जाएगी। आप कलेक्टर साहब को पार्टी तो बनाइए। मैं आपको एक आदेश दिखाना चाहूँगा कि जब ये 93 के अंदर जब नाम हुई थी ये ट्रस्ट के नाम, वो ट्रस्ट के नाम इस कारण से हुई थी, ये फैसला है 93 का। उस दौरान ओपी जोशी उपखंड अधिकारी थे और उसमें ये लिखा गया था कि उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु नवलगढ़ के पास छोड़ना दर्ज है, जिसका विवरण ट्रस्ट की धारा 1 से 12 में अंकित किया गया है। चूँकि भूमि ट्रस्ट के नाम दर्ज किया जाना उचित होता है ताकि इसके सार्वजनिक उपयोग
पशुओं के चरने आदि सार्वजनिक कार्यों में कोई व्यवधान न हो। ये ट्रस्ट के नाम इसलिए चढ़ाई गई थी कि सार्वजनिक उपयोग में और पशु के चरने में कोई भी व्यवधान न हो। अगर आज भी ट्रस्ट ये चाहते हैं कि उसमें हॉस्पिटल बने तो हॉस्पिटल बना सकते हैं। वो सार्वजनिक यूज के लिए, मेरे हिसाब से सार्वजनिक यूज के लिए हॉस्पिटल बना सकते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ बना सकते हैं, हॉस्पिटल बनाओ, कॉलेज बनाओ, कुछ भी बना सकते हो सार्वजनिक काम के लिए। लेकिन आप उस जमीन को बेच नहीं सकते, वो पब्लिक ट्रस्ट की जमीन है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है ये लोग क्या कि भाषणों में हर कुछ दे के चले जाते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पब्लिक ट्रस्ट की ज़मीन को आप बेच नहीं सकते हो। और कोई व्यवस्था के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी कारणवश कुछ काम के लिए, तो आप मैक्सिमम जो जिसने ट्रस्ट बनाया है वो केवल 5,000 रुपये की संपत्ति को वो भी किससे ऑक्शन करके ही बेच सकती है, सेल आउट नहीं कर सकती। तो ये तो बात ही बदराना की। अगर बदराना के विषय में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि नवलगढ़ की उस तमाम जनता तक पहुंचे जो आखिरकार ये मुद्दा क्या है, कहां तक ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अब बातचीत करते हैं, नवलगढ़ में सीमेंट फैक्ट्रियां आ रही हैं, ज़ोरों शोरों से मुद्दा किसानों को भी उठा रहे हैं और युवाओं को भी उठा रहे हैं। ऐसी कड़ी में आपने युवाओं का जो यूं कहे कि किसानों को जायज़ मुआवजा देने की बात हो या युवाओं को फैक्ट्री में रोज़गार देने की मांग हो, ये भी आपने उठाई है इस विषय में, क्योंकि वर्तमान समय में धीरे धीरे फैक्ट्रियाँ नवलगढ़ में आ रही हैं। जब भी आती हैं फैक्ट्रियाँ, एक फैक्ट्री भी आई थी, उन्होंने वादा किया था किसानों के साथ और युवाओं के साथ, वो वादा कहाँ तक रहा ये आपको भी पता है, हमें भी पता है और नवलगढ़ की जनता को भी पता है। किस रूप में देखते हैं कि युवाओं ने आस लगाई थी कि भाई हमें नौकरियां मिलेगी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये सीमेंट फैक्ट्रियां जिस तरह का व्यवहार किसानों और युवाओं के साथ कर रही हैं, उसको संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? जिस प्रकार से ये सीमेंट फैक्ट्री आ रही है, तो मेरा तो मानना ये है कि इन्होंने भूमि अधिग्रहण के नियम के तहत ये अपने भी मैनिफेस्टो में ये लिया था कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे। लेकिन अभी नवलगढ़ की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पूरे नवलगढ़ विधानसभा के 50 व्यक्ति भी वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, कोई युवा काम नहीं कर रहा है। अब नवलगढ़ में ये फैक्ट्रियां लगेंगी तो नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान यहाँ नवलगढ़ के आसपास के जितने गांव हैं, और मैं तो ये कहूँगा नवलगढ़ के इस शहर को भी सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 4 फैक्ट्रियां संचालित होंगी तो आवागमन, कितने ट्रोले यहाँ दिन में दौड़ेंगे, कितनी दुर्घटनाएं होंगी, कितना वातावरण दूषित होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, कितनी चिमनियाँ चलेंगी, कितने पूरे प्रदूषण में ये वातावरण रहेगा। जैसा आज दिल्ली का माहौल है वैसा ही इस नवलगढ़ का हो जाएगा। लेकिन आज तो उन लोगों को विकास का नाम लग रहा है, लेकिन ये विकास किसका हो रहा है? ये विकास केवल उन पूंजीपतियों का हो रहा है, उन सरकारों का हो रहा है जो ऊपर बैठ के औने पौने दामों में इन सौदों को तय करती है और उनके लिए नियम बनाती है। जाहिर सी बात है, अगर कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ फैक्ट्रियाँ जो फैक्ट्रियाँ बननी है तो बनेगी भी। बात होती है कि फैक्ट्रियों के द्वारा वादा क्या नवलगढ़ वासियों को दिया जाता है, जो किसान इस आज से अपनी ज़मीन बेचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी यहाँ नौकरी लग जाएगी, वो आज शायद मेरे हिसाब से आज ही रह गई होगी। अभी पिछली मीटिंग में हमारे विधायक महोदय ने ये कहा था कि ये केंद्र सरकार से फैक्ट्रियाँ लगती हैं, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा कि आपकी ही सरकार ने 12 अगस्त 2019 को राजस्थान सरकार के खनन विभाग ने श्री सीमेंट फैक्ट्री को पट्टा जारी किया है। तो फिर ये सरकार कौन सी हुई? राजस्थान सरकार हुई। फिर जो यहाँ पे इसकी सुनवाई होती है पर्यावरण की, उसमें अधिकारी एडीएम, कलेक्टर और जो ये अधिकारी बैठते हैं एसडीएम, तहसीलदार, ये किन के होते हैं? ये राजस्थान सरकार के होते हैं। यहाँ हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या थी कि उन अधिकारियों को, उसमें विधायक महोदय भी अवगत कराते कि हम जिस प्रकार से पिछली मीटिंग में प्रधान महोदय ने अवगत कराया था, लेकिन क्या करें, प्रधान महोदय ने अवगत तो करा दिया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? वो 300 मशीन यहाँ पंचायत समिति में बांटने के लिए दे दी तो वो शांत हो गए। ये नवलगढ़ की दुर्भाग्य की बात है कि एडजस्टमेंट की राजनीति यहाँ चलती है। तो यहाँ विधायक महोदय की भी एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि जब वो मीटिंग हुई उस दौरान किसानों की आवाज़ को और युवाओं की आवाज़ को पुरजोर तरीके से रखते, अपने अधिकारियों के समक्ष रखते कि नवलगढ़ की जनता इन पर्यावरण स्वीकृति से परेशान होगी, वो रोकने का काम करते। लेकिन उन्होंने तो सहमति दे दी। उनका सहमति देना भी सही बनता है, क्योंकि आज श्री सीमेंट कंपनी में जो कंपनियां काम करी है, जो मेन 2 कंपनियां हैं, मैन पावर की जो कंपनियां डीके मैन पावर है, एक पीएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड जयपुर है, ये दोनों कंपनियां विधायक महोदय के रिश्तेदारों की है। तो वो तो एडजस्टमेंट की राजनीति कब की कर चुके हैं। उन्होंने तो किसी ज़माने में भाषण दिया था कि अगर यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगेगी तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये तो किसी ज़माने का भाषण था। अगर बात करी जाए कंपनियों की पॉलिसी, तो कंपनियां कहती हैं हम शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, यहाँ युवाओं को नौकरी देंगे।
क्या शिक्षा सुविधाएं, ये सुविधाएं भविष्य में किस प्रकार की रहेंगी? आप गूगल पे चेक कीजिए, अखबारों की कटिंग्स देखिए, वीडियो चेकआउट कीजिए, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई वहाँ के लोगों की हालत चेक कीजिए। या कहने से कागज़ों में आप शिक्षा दोगे, कागज़ों में आप विकास कर दोगे तो विकास थोड़ी होगा। कागज़ों में आप पानी कहाँ से लेके आओगे? पानी तो जो नेचुरल चीज़ है वो तो जितनी धरती के अंदर है उतनी पानी आपको मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि एक फैक्ट्री का मानक एरिया 250 KLD फैक्ट्रियाँ बता रही हैं कि 250 KLD प्रतिदिन पानी लगेगा। तो मतलब 250 KLD का मतलब होता है 2.25 लाख लीटर प्रतिदिन। तो कंपनियों का मानक है तो मेरे हिसाब से ये दुगना होगा। 4.5 लाख 5 लाख लीटर प्रतिदिन एक कंपनी यूज करेगी तो 4 कंपनियां लगेंगी तो लगभग 20 लाख लीटर प्रतिदिन पानी लगेगा। तो वो पानी कहाँ से लेके आएंगे? बिल्कुल, अगर पानी की बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ कि शेखावाटी क्षेत्र में राजनीति में एक प्रमुख विषय रखता है कि नवलगढ़ और शेखावाटी क्षेत्र, या बातचीत करें शेखावाटी के संपूर्ण एरिया को नहरी क्षेत्र से जोड़ा जाए, जो नहर है उससे जोड़ा जाए। ये मुद्दा चुनाव के समय में काफ़ी गरमाया भी रहता है कि हर पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, इनमें वो पार्टियां रहती है इस मुद्दे का सहारा लेकर चुनाव भी लड़ती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 25 सालों से ये मुद्दा छाया रहा है शेखावाटी की राजनीति में, लेकिन आज तक ना तो इस क्षेत्र को नहर मिल पाई है ना कुछ और। बसावा में जो अल्ट्राटेक की जो मीटिंग हुई थी पर्यावरण स्वीकृति की, उस मामले को मैंने पुरजोर तरीके से रखा था। उस दौरान एडीएम साहब और एसडीएम महोदय भी वहाँ मौजूद थी और मैंने उनसे कहा था कि चारों फैक्ट्रियों के अधिकारियों को बिठाया जाए और सरकार पे, दोनों सरकारों पे दबाव बनाया जाए कि नवलगढ़ को नहर से जोड़ा जाए। नवलगढ़ विधानसभा के तमाम किसानों को और युवाओं को इस नहर की परियोजना से जोड़ा जाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पार्टियां होती है इस मुद्दे को एक यूँ कहे कि मुद्दा बनाकर ही चुनाव लड़ती हैं। वो तो सबका अलग अलग है, चुनाव लड़ने का सबका अलग अलग तरीका है। अब हमारे विधायक महोदय भी लेके आएंगे, वो बता रहे थे एक दिन हाथ जोड़ो और हाथ मिलाओ। अब क्या है कि 4 साल तो वो रहते नहीं हैं, वो दूसरों पे आरोप लगा देते हैं कि हम 4 साल। अभी उनके कार्यकर्ताओं से जाकर पूछिए स्थिति, उनका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, व्हाट्सएप पे किसी के थ्रू बात करनी पड़ती है उनको मैसेज करके, तब जाके 10 दिन से उनकी बातें होती हैं। तो ये तो एक नॉर्मली चीज़ है, सभी जो बड़े नेता बन जाते हैं उनकी स्थिति ऐसी होती है। युवाओं के संदर्भ और किसानों के संदर्भ में हमेशा आपने वो आवाज़ उठाई है। ये फैक्ट्रियाँ लगातार धीरे धीरे आ रही हैं, युवाओं के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात कर रही हैं, किसानों के साथ कुठाराघात कर रही है। तो इस विषय में जो आपने बताना बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जिस प्रकार का ये संघर्ष किया, क्या यही संघर्ष जो युवाओं और किसानों के लिए देखने के लिए मिलेगा? देखिए, हमें जिस पद के लिए चुना गया है और हम उस पद के लिए काम नहीं करें तो वो कहीं ना कहीं हम उस जनता के साथ में दुर्व्यवहार करें, उनके साथ में धोखा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जिस प्रकार अभी मौजूदा कांग्रेस सरकार ने आई थी 2018 के अंदर, तो किसानों से वादा करके आई थी। उन्होंने किसानों के साथ में वादा खिलाफी की, युवाओं के साथ में वादा करके आई थी कि आपको रोजगार दिया जाएगा। तो आज कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। सरकार ने तो वादा खिलाफी करके और ऐसी फैक्ट्रियां स्थापित करके वादा खिलाफी कर रही हैं। उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था, उससे हटकर वो लीक पे काम कर रही है। और युवाओं के साथ में तो इतना अत्याचार किया जा रहा है कि पेपर लीक का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। युवा 9 बजे पेपर देने के लिए बैठता है, 9:05 पे उसको बाहर निकाल दिया जाता है कि आपका पेपर आउट हो गया है। तो युवाओं और किसानों की दुर्दशा तो पूरे राजस्थान में तो मैं मानता हूं कि दयनीय है। और उसके साथ साथ में नवलगढ़ के किसानों और युवाओं की स्थिति इसलिए दयनीय होगी कि 4 बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां स्थापित होने जा रही है, लेकिन युवा रोजगार के लिए भटकता फिर रहा है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं कंपनियों को, वो रद्दी के एक टोकरे में डाल दिए जाते हैं। और एक विधायक महोदय यहाँ लिस्ट जारी करते हैं, लिस्ट विधायक महोदय जारी नहीं करेंगे। श्री सीमेंट कंपनी और जो कंपनियां यहाँ युवाओं को रोजगार देंगी वो अपने लेटर पैड पे लिस्ट जारी करें, फिर पता चलेगा कि कितने लोगों को यहाँ रोजगार दिया गया है। और इस मामले को हम पुरजोर तरीके से रखेंगे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण नियम के अंतर्गत किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, ये नियम बना हुआ है। पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, पुनर्स्थापन की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ये व्यवस्थाएं भूमि अधिग्रहण के नियमों के अंतर्गत हैं। लेकिन यहाँ की राजनीतिक उदासीनता, यहाँ का लीडरशिप एडजस्टमेंट की राजनीति कर रहा है, तो उसके कारण ये जो खामियाजा है यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और मैं
आपके इस मीडिया के सामने ये कहना चाहूँगा कि किसानों और युवाओं की और आम जनता की किसी भी मुद्दे पर बात आएगी तो मैं और हमारी पूरी टीम इस मुद्दे पे पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। और आने वाले समय में, और शायद जहाँ तक मुझे हमने क्लियर कर चुके हैं कि आने वाले इस शुक्रवार से 20 तारीख से इस श्री सीमेंट के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मैं नवलगढ़ के तमाम युवाओं से निवेदन भी करना चाहूँगा और किसानों से भी निवेदन करना चाहूँगा, खिरोड़ बसावा जितने भी हैं, क्योंकि ये मामला पूरी नवलगढ़ विधानसभा का है, तो हम सबको मिलकर इन पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और उन नेताओं के खिलाफ लड़ना पड़ेगा जो इन कंपनियों की सरगना बने बैठे हैं, इनको कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बात थी सीमेंट फैक्ट्रियों की। अगर युवाओं की बात आती है और किसानों की बात आती है तो हमारी कोशिश भी रहेगी कि हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं और किसानों की आवाज़ है हम लगातार उठाते रहे। विशेष में आप क्या सोचते हैं कि सीमेंट फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे आ रही हैं? क्या युवाओं के साथ जो वादा किया गया था वो वादा कहाँ तक पूरा रहा? इस विषय में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के यूट्यूब और फेसबुक चैनल के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नवलगढ़ एक्सप्रेस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके नवलगढ़ की हर अपडेट है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे।